उन्होंने मुझे इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और मुझे बहुत गर्व है केरल यूनिवर्सिटी के ऊपर कि उन्होंने एक इस विषय पर ये बातचीत रखी है, जो विषय पे लोग आजकल बातचीत नहीं करना चाहते हैं, वो विषय पे आज उन्होंने यह विषय चुना है। वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मुझे लगता है कि आप जैसी यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ को बहुत प्रेरणा दे सकती है इस कार्य को करके। आप जो कर रहे हैं वो देखकर दूसरे भारत की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इस विषय पर इस तरह की सेमिनार रखें, वैसी मुझे आशा है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने यह विषय चुना। तो जैसे कि आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं भारत का नहीं पर दुनिया का सबसे प्रथम राजवी परिवार का सदस्य हूँ जिसने ये खुलकर कहा कि मैं समलैंगिक हूँ। इसके पीछे पीछे बहुत कारण रहे होंगे, मतलब ये कुछ आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मेरे से पहले कभी भी कोई राज परिवार के व्यक्ति ने ऐसा कहा नहीं था। तो ये बताने के लिए मैं थोड़ा बहुत आपके साथ में रखूंगा, बात करूंगा। और यदि किसी को कुछ भी प्रश्न हो तो मैं चाहूँगा कि अंत में अगर समय हो तो मैं चाहूँगा कि मुझे प्रश्न पूछे और मुझे उसका उत्तर देने में मुझे अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसका मुझे बहुत गर्व है। आप मेरे वेशभूषा से देख सकते हैं, मैं कभी भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनता हूँ, मैं हमेशा भारतीय कपड़े ही पहनता हूँ। आप जब भी मुझे देखेंगे, विदेश में भी मैं भारतीय कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने का गर्व है और मुझे भारतीय संस्कृति पर गर्व है। यही भारतीय संस्कृति है जिसने LGBT समुदाय को शुरू से ही अपनाया था। हमारा इतिहास अगर देखते हैं तो हम शुरू करेंगे कामसूत्र से। कामसूत्र दुनिया का सबसे पुराना सेक्स एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया था, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 500 वर्ष पूर्व ये लिखा गया है। अब ये कामसूत्र में खुलेआम समलैंगिकता के ऊपर एक पूरा अध्याय है, समलैंगिकता के ऊपर, लेस्बियनिज्म के ऊपर, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर एक पूरा अध्याय है। ये किताब इतनी फेमस है, ये पूरी दुनिया में फेमस है सिवाय इंडिया के, जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि एक भारत की लिखी गई किताब पूरी दुनिया में फेमस है, पर भारत के लोगों को इसकी पड़ी नहीं है, भारत के लोग को इसको देखते भी नहीं है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। ये छोड़ के हमारे देश में इतने मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, 1000 साल पुराने मंदिर है। एक मैं बहुत अच्छा अगर एक उदाहरण देना चाहूँगा तो खजुराहो में मंदिर है, जो हम सब जानते हैं, जिसमें खुलेआम समलैंगिकता दर्शाई गई है। फिर भी हम उसको ना देखा ही करते हैं, हम उसको अनदेखा ही करते हैं, क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मैं हिपोक्रेट्स बोलता हूँ, जो दम्भी लोग हैं, जो सत्य को अपनाना नहीं चाहते हैं, जो सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से आज हमारी ये पीड़ा हो रही है कि हम जैसे लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, हम जैसे लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है, बिना वजह के हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक सेक्सुअल प्रेफरेंस को बिलोंग करते हैं, हम एक ओरिएंटेशन को बिलोंग करते हैं, जिसके बारे में भारत की संस्कृति ने इतना कुछ लिखा है। फिर भी दुख की बात है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन, LGBT को छोड़ो, समलैंगिकता को छोड़ो, सेक्स एजुकेशन जैसी चीज को भी हम नहीं सिखाते हैं हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में। मैं मुंबई की सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ा हूँ, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, जो बहुत ही पुरानी स्कूल है और बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, फिर भी हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता था। ऐसा क्यों? क्या हम हमारे इतिहास को नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्या हम हमारी संस्कृति का हमको गर्व नहीं है? मुझे इसका कारण जानना है। मुझे भारतवासियों से ये पूछना है कि क्या आप भारतीय होने के नाते आपको गर्व नहीं है अपने भारतीयता पर? या हम हमारे इतिहास को नहीं हम याद करना चाहते, हम इतिहास को देखना नहीं चाहते हैं? ये क्यों ऐसा हो रहा है?
हमारे देश में। तो ये सब बातों को लेकर मैंने सोचा कि अगर भारत में कुछ बदलाव लाना है, तो कुछ भी चीज़ को हम बदलाव का सोचते हैं, हम सामाजिक बदलाव का अगर हम बात करते हैं, तो मैंने देखा है कि हमको कोई भी सामाजिक अगर बदलाव हमारे देश में लाना है, तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें हमारी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है इस देश में। हमको बोलना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने मेरी ज़ुबान खोली। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे खिलाफ जो भी हो जाएगा मैं सहन करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा कि हाँ, हम जैसे लोग भी हैं और हमें स्वीकारो, हमें अपनाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, हमारे साथ में अन्याय नहीं हो, हमारे साथ में हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। देखिए, मैं मानव अधिकार की जहाँ बात करता हूँ, मेरे ख्याल से भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसको उनको मैं बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है भारत का, जिसमें सारे भारत के नागरिकों को इक्वल राइट्स दिए हैं, सबको इक्वल हक दिए हैं। और उसमें खास करके लिखा है all Indian citizens to be given equal rights irrespective of their caste, race, religion, creed, etc., including sexuality. लैंगिकता को भी इक्वल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और उसी वजह से हमें एक कलम 377 जो ब्रिटिशर के द्वारा लागू किया गया कलम था, उसके खिलाफ हमको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े न्याय मांगने के लिए कि भाई देखो, हमारे भारत को आज़ाद हुए अभी इतने 75 साल हो गए हैं, 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, हमारे देश ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, फिर भी हम जैसे लोगों के सामने अन्याय क्यों हो रहा है? एक कलम की वजह से, एक लॉ की वजह से जो भारत का लॉ बना, भारतीय के द्वारा बनाया गया कायदा भी नहीं था, ब्रिटिशरों के द्वारा कायदा बनाया गया था। तो क्या अभी तक हम ब्रिटिशर के गुलाम हैं? भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, फिर भी ये कलम हमारी आज़ादी के बाद भी ये कलम मौजूद थी। और ब्रिटिशर ने खुद ने ये कलम अपने देश में से हटा दी। फिर भारत सरकार ने ये कलम क्यों इसको अमल में किया, ये इसको रखी है? इसकी वजह से हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगर हम कोर्ट में नहीं जाते तो अब तक ये कलम रद्द भी नहीं होती। हमने कोर्ट को जाके कहा कि ये कायदे से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर सीधा असर होता है। हमारे हक हमारे से छीने गए हैं, हमारे हक का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो कृपया करके इस कायदे को बदलने की जरूरत है, जो भारत का कायदा ही नहीं है, जो विदेशियों का बनाया गया कायदा है, हम उसको क्यों चला रहे हैं? और तब जाकर 6 सितंबर 2018 को एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो भी हमने 20 साल कोर्ट में हमने ये केस लड़ा है। 20 साल लड़ने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में 2009 में जीतने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में 2013 में हारने के बाद में, फिर 2014 में हमने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया और वो स्वीकार होने के बाद में 6 सितंबर 2018 में आखिर में हमारी जीत हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमस डिसीजन लेकर सारे जजेस, जो 5 जज थे, उनके चीफ जस्टिस दीपक के नेतृत्व में ये फैसला सुनाया कि कलम 377 को रद्द नहीं किया जाए, उसका अमेंडमेंट होना चाहिए, उसका बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये कलम से भारत के कुछ नागरिक हैं जिनके मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और उन नागरिकों में से हम नागरिक थे। भले ही हमारी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है,
हम अगर एक आंकड़ा अगर बताया जाए तो पूरी जनसंख्या के 10% मैक्सिमम से मैक्सिमम हम हैं, फिर भी हम हैं। 10% भी बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत का जो आज मतलब पॉपुलेशन है करोड़ों में जाता है, तो हम भी लाखों में तो हैं ही, हम कुछ कम नंबर में नहीं है। तो हमारे साथ में अगर हम घर में हम माँ बाप को हम बताते हैं कि हम गे हैं, हम लेस्बियन हैं, तो हमको घर से निकाला जाता है, हमको संपत्ति से निकाला जाता है, जैसे मेरे साथ में हुआ। मुझे भी मेरे घर से बेदखल कर दिया गया, मेरे माँ बाप ने मुझे संपत्ति से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया। क्यों? सिर्फ यही गलती है मेरी कि मैंने उनको ये बताया कि मैं गे हूँ। यही गलती की वजह से मेरे साथ में भेदभाव होता है। अगर हम नौकरी करने जाते हैं, तो अगर हमारे हमारे जॉब में अगर मालूम पड़ता है कि हम गे हैं, हम लेस्बियन हैं, तो हमको नौकरी से निकाला जाता है, हमको प्रमोशन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्या हमने कुछ बिगाड़ा है समाज का? क्या हम तो उल्टे समाज को सुधारने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी की लड़की की हम लाइफ नहीं खराब करना चाहते। हम गे हैं, हमको हमको लड़की की तरफ आकर्षण नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमको लड़कियों की तरफ आकर्षण नहीं है, हमको हमको जबरदस्ती शादी नहीं कराई जाए। फिर भी माँ बाप हमको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हमको मजबूरन शादी करने पर हमको ब्लैकमेल करते हैं और जबरदस्ती शादी कराते हैं। उससे क्या फायदा निकलता है? लड़की की लाइफ खराब होती है, हमारी खुद की लाइफ खराब होती है। तो ये सब चीज करने के लिए, रोकने के लिए मैंने ये कदम उठाया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मेरी जान को भी अगर खतरा होगा, मुझे अगर मार भी डालेंगे कुछ लोग, जो 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 अगर चाहते हैं तो मार मार सकते हैं, तो भी मैं चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैं एक सत्यवादी इंसान हूँ। और मुझे किसने प्रेरणा दी है? महात्मा गांधी ने मुझे प्रेरणा दी है। हाँ, गांधी जी की मैंने आत्मकथा पढ़ी है, और गांधी जी, जिस तरह से गांधी जी ने इस देश के स्वतंत्रता के लिए सत्य का सत्य को अपनाया, नॉन वायलेंस को अपनाया, उसी बेसिस पर मैंने भी सोचा कि मैं भी ये जंग लड़ूंगा, मैं भी सत्य के आधार पे ये जंग लड़ूंगा। और मैं जानता हूँ कि सच्चाई भले ही लोगों को कड़वी लगेगी, क्योंकि हमको सच्चाई सुनने की आदत नहीं है ना, हमको तो हमेशा झूठ सुनने की आदत है। तो सच्चाई लोगों को बहुत खराब लगती है, अच्छी नहीं लगती है, और कड़वी लगती है, हम स्वीकारना नहीं चाहते। फिर भी एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होगी। हम चाहे जितना भी झूठ बोल देंगे ना, वो झूठ कभी भी सच नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने कहा मैं सच्चाई के मुद्दे पे ये मेरी जंग लड़ूंगा, और मेरे मेरे लोगों को आज़ाद करूंगा, इस कलम से आज़ाद करूंगा। इस ये अन्याय हो रहा है हमारे देश में हमारे लोगों के साथ में, उससे मैं उन लोगों को आज़ाद करूंगा, चाहे मुझे मेरी जान देनी पड़े, मुझे उसकी परवाह नहीं है। और इसलिए मैंने 14 मार्च 2006 को ये ऐलान किया, एक न्यूज़पेपर के ज़रिए, जिसने भारत में नहीं पूरी दुनिया में मैंने एक तहलका मचा दिया। इतना ही कि नहीं कि मतलब मुझे ओपरा विंफ्री जैसे जानी मानी पहचानी जो टीवी एंकर है, जो जो दुनिया के सबसे मशहूर एंकर है, उसने मुझे न्योता दिया, एक बार नहीं 3 बार उसके शो में आने के लिए। और उसके ज़रिए, वो शो के ज़रिए पूरी दुनिया में मैंने ये बात लोगों को बताई कि भारत के लोग को आज़ादी नहीं मिली है। भारत के कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको आज़ादी अभी तक नहीं मिली, हमें आज़ादी दिलवा। मैंने लोगों से प्रार्थना की, और ओपरा विंफ्री का शो इतना पॉपुलर था कि वो जिस जिस देशों में गया, उन देशों में से मुझे न्योते मिलने शुरू हो गए। और 3 या 4 साल में मैं पूरी दुनिया में घूमा, और मुझे मौका मिला वहाँ के लोगों के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, राष्ट्रपति से मिलने के लिए, उनके यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर्स के जनरल्स को मिलने के लिए, हॉलीवुड को मिलने के लिए, गवर्नर्स को मिलने के लिए, चीफ जस्टिस जजेस को मिलने के लिए। और जिन जिनको मैंने मिला है, सबको मैंने एक ही चीज़ बताई, हमें आज़ादी दिलवाने में मदद कीजिए। भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए हैं, हमें आज़ादी चाहिए।
और यही मैंने एक एक कैंपेन लॉन्च किया 15 अगस्त, जो हम जानते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 2014 के रोज़ मैं यूएस में था और वहाँ पे मैंने कैंपेन लॉन्च किया, फ्री गे इंडिया कैंपेन। और ये कैंपेन में बहुत सारे लोग मेरे साथ शामिल हुए, और वैसे वैसे लोग शामिल हुए कि जो एलजीबीटी समुदाय से नहीं आते हैं, और जिसमें कि हॉलीवुड के स्टार्स थे, गवर्नर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, और कई लोग इसमें शामिल हुए, और सबने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उसके बाद 2017 में मुझे कार्डेशियन शो में बुलाया गया, जो जो हमारे युवान वर्ग में बहुत ही पॉपुलर है, और ये शो के ज़रिए भी एलजीबीटी के ऊपर बहुत ही सकारात्मक रूप से इस शो में मुझे पेश किया गया। और ये शो युवा वर्ग में इतना पॉपुलर है कि जब मैं वापस इंडिया आया, तब जब वही लोग थे कि जो मुझे एक घृणा की नज़र से देखते थे, नफ़रत की नज़र से देखते थे, आज वही लोग मेरे पास आने लगे, और उनको गर्व महसूस होने लगा मेरे ऊपर। तो बदलाव आता है। मैं इन लोगों को दोषी नहीं ठहराता हूँ जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ भी कहा है, या हमारे साथ जो भी अन्याय होता है, मैं उन लोगों को दोषी नहीं ठहराता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी अज्ञानता को मैं दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे देश में जब सेक्स एजुकेशन जैसी चीज़ हमारे स्कूलों में मौजूद नहीं है, तो लोग को समलैंगिकता के बारे में कैसे मालूम होगा? उनका दोष नहीं है, हमारी एजुकेशन का दोष है। अभी मैं यही साल का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जून महीने में मद्रास हाई कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ था। एक लेस्बियन कपल ने पिटिशन रजिस्टर की थी मद्रास हाई कोर्ट में, और उसमें जस्टिस आनंद वेंकटेश उसके जज थे, और उस जज ने कबूल किया कि उनकी अज्ञानता के कारण कोई भी व्यक्ति को अन्याय नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने खुद से अपने व्यक्तिगत रूप से चेन्नई में, तमिलनाडु में मनोवैज्ञानिकों को मिलने गए, एलजीबीटी समुदाय के लोगों को मिलने गए, और उनके मिलने के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि ये केस में ये जो लेस्बियन का कपल का केस था, उनके साथ में अन्याय हो रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एलजीबीटीक्यू के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। उनके टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में लिखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ाना चाहिए, और कन्वर्जन थेरेपी शुड बी बैंड। ये जो कन्वर्जन थेरेपी होती है, जिसमें हमको ज़बरदस्ती धार्मिक गुरु के द्वारा या विज्ञान के द्वारा हमें फोर्स किया जाता है कन्वर्ट करने का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन भी कह रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, ये एक मानसिक बीमारी नहीं है। तो जस्टिस आनंद वेंकटेश ने ये इतना अच्छा निर्णय लिया है। अब अगर जस्टिस आनंद वेंकटेश जैसे महानुभाव, जो एक कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं, तो और क्यों नहीं कर सकते? हमको उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आज उन्होंने जो भी कहा है, उन्होंने एजुकेशन की तरफ कहा है कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है, जिसके कारण हम लोग को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं। इसीलिए मैं अभी भी केरला यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये विषय पे ये चर्चा शुरू की है, क्योंकि हमारी एजुकेशन में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। हमें जो भी मालूम है सब गलत मालूम है, हमको सब गलत सिखाया गया है कि हम बुरे हैं, हम एबनॉर्मल हैं, हम इमोरल हैं, हम बहुत सारी गलत मतलब गैर मान्यताएं हम लोगों के साथ में है। ये सब बदलाव की ज़रूरत है। और यही वाक्य कह के मैं मेरा स्पीच में अंत करूंगा। डॉक्टर इंदू को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये एक विषय लिया है, और मुझे आशा है कि इस सेमिनार के द्वारा बहुत लोगों की आंखें खुलेगी, बहुत लोगों को हमारी गैर मान्यताओं के बारे में मालूम पड़ेगा, और हम जैसे लोगों को
स्वीकारना शुरू करेंगे और हमें एक इंसान के रूप में देखना शुरू करेंगे। हम भी इंसान हैं, हमें भी प्रेम की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों के साथ में हमको रहना है, हमको मेन स्ट्रीमिंग करना है, जैसे कि अजय कुमार जी ने बताया कि मेन स्ट्रीमिंग हमको करवाना है। हम कोई अलग नहीं है, हम कोई ऊपर से टपके हुए नहीं है, हम भी आपके जैसे ही इंसान हैं। बस हमें प्रेम की ज़रूरत है। अगर आप हमको प्रेम देंगे, हम आपको ढेर सारा प्रेम बदले में देने वाले हैं। नमस्ते।